हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो हमने पहले दो पार्ट में दो क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि ये जो पेपर है वो नवंबर 2021, ठीक है, नवंबर 2021 में 80 केटी के स्टूडेंट्स को आया था। उसका हमारा आज का थर्ड पार्ट है और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए कैश बजट का वो क्वेश्चन करते हैं जो कि 14 मार्क्स में नवंबर 2021 में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि कंपनी है, उसमें कोई सीजनल सेल्स चल रहा है, ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन अ आइटम ऑफ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज एज फॉलोज, ठीक है। मतलब आपको उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज दे रखी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की परसेंटेज दे रखी है इन सेलिंग प्राइस के ऊपर। मतलब देखो मटेरियल जो है वो 30% है, मतलब जितना सेल्स होगा उसका 30% मटेरियल होगा, लेबर आपका 20%, फैक्ट्री एक्सपेंस आपका 15% और डेप्रीशिएशन आपका 10%। और आपको सेल्स प्रोसीजर आपको देख के रखी है यहाँ पर। और देखो हर एक महीने का आपके पास सेल्स अवेलेबल है। देखो यहाँ पर अप्रैल से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक का आपके पास सेल्स है। तो देखो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का आता है ना, तो एक काम करो, यहाँ पर देखो मटेरियल दिख रहा है, मटेरियल कितना परसेंट लिखना है आपको? 30% लिखना है। फिर आपके पास जो लेबर है वो कितना परसेंट है? 20%। फिर आपके पास जो फैक्ट्री एक्सपेंस है वो कितना परसेंट है? 15%। अब डेप्रीशिएशन को मत ढूंढना, ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। डेप्रीशिएशन की जरूरत ही नहीं होती अपने को, तो डेप्रीशिएशन की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों? कैश बजट बना रहे, और कैश बजट में डेप्रीशिएशन की क्या ज़रूरत पड़ती है मुझे ये बताओ। डेप्रीशिएशन अगर इंक्लूड भी होता है ना तो हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। और मैंने बेसिक लेक्चर के अंदर भी बताया था कि डेप्रीशिएशन, मैंने नोट भी लिखवाया कि डेप्रीशिएशन को हम कैश बजट के टाइम पर कंसीडर नहीं करते, बिकॉज डेप्रीशिएशन से हम किसी को पेमेंट करते नहीं है, कैश जाता नहीं है, वो एक एक्सपेंस है लेकिन वो कैश एक्सपेंस नहीं है, इसी वजह से। अब आगे बढ़ते हैं। तो मटेरियल देखो 30% है, लेबर 20% और फैक्ट्री ओवरहेड 15% है। तो आपको हर एक महीने का मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री सब निकालना, तो आराम से निकाल सकते हो। 8 लाख का 30% करोगे तो आप यहाँ पर 2,40,000 ये निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद आप 20% करोगे तो ये 1,60,000 ये निकाल लोगे, और उसके बाद 15% करोगे तो ये 1,20,000 ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही 10 लाख का 30% करोगे तो ये 3 लाख आ जाएगा, ये 2 लाख आ सकता है 20% 10 लाख का, और ये 15% मतलब कि 1,50,000। वैसे ही 12 लाख का अगर आप 30% करते हो तो 3,60,000 आ जाएगा। ओके, 20% करते हो तो 240 आ सकता है। ओके, और 15% करोगे तो 1,80,000 आ जाएगा। 14 लैक्स का आप 30% करते हो तो 4,20,000 आ जाएगा। 30% किया तो 420 आएगा, और 20% किया तो 280 आएगा। ओके, और 15% कर दिया तो 2,10,000 आ जाएगा। ओके, फिर 16 लैक्स का आप 30% करो तो 4,80,000 आ जाएगा। 20% किया तो 320, और 15% कर दिया तो 240। 18 लैक्स का 30% करो तो 540 आ जाएगा। 20% किया तो 360, और 15% किया
तो 270, और लास्ट में 20 lakhs का आप 30% करो तो 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, 20% 4 lakhs और 15% 3 lakhs। तो देखो ये हर एक महीने का हमने जो मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री था वो निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन को आगे आगे बढ़ा दो कि यहाँ पर क्या बोला है। देखो क्रेडिट सेल्स जो है वो 75% है एंड कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल्स। तो ये भी इजी पॉइंट है, मतलब आपके पास जो टोटल सेल्स है ऊपर उसका 75% कैश में हो रहा है, 75% क्रेडिट पे हो रहा है और बाकी का 25% कैश में हो रहा है। ठीक है, कैश सेल हो रहा है। अब देखो सेकेंड एडजस्टमेंट रीड करते हैं। द कंपनी परचेज द मटेरियल 1 month बिफोर इट्स रिक्वायरमेंट। ओके, सप्लायर आर पेड आइदर ऑन प्रॉम्प्ट, ओके, और 30 days क्रेडिट बेसिस। ठीक है, मतलब देखो सप्लायर जो है ना वो या तो प्रॉम्प्ट बेसिस पे मतलब हमको सप्लाई कर रहे हैं या तो 30 days के क्रेडिट बेसिस पे। मतलब समझो हम किसी के पास से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं हम, उसका पेमेंट प्रॉम्प्ट बेसिस पे करना है। प्रॉम्प्ट बेसिस पे मतलब कि समझो कैश में कर देना तुरंत, हाथों हाथ। ठीक है, या तो फिर वो 30 दिन के बाद पैसा हमारे पास से वसूल करेंगे। ठीक है, मतलब 30 दिन की मुद्दत देंगे अपने को कि हम 30 दिन के बाद उनको पैसा लौटा देंगे, उनके पास अभी खरीद के तो लेके जाए। एक तरीके से क्रेडिट परचेस हो गया। अब यहाँ पर ये बोला गया कि 20% लोग ऐसे हैं जो प्रॉम्प्ट कैटेगरी पे, देखो यहाँ पर लिखा है इट इज एस्टिमेटेड दैट 20% ऑफ सप्लायर आर इन अ प्रॉम्प्ट कैटेगरी। मतलब 20% लोग प्रॉम्प्ट कैटेगरी में, मतलब 20% सप्लायर कैश में हमको सप्लाई करेंगे तो हमें उसको पेमेंट भी कैश में कर देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से 20% कैश परचेस हो गया, बाकी का 80% क्रेडिट परचेस हो गया, बस खत्म। देखो क्रेडिट सेल्स के लिए मंथ दे रखे हैं, वेजेस भी दे रखा है 1/4 और फैक्ट्री एक्सपेंस के लिए भी मंथ दे रखा है। ओके, और यहाँ पर आपके पास डिटेल्स ये है कि 2,40,000 इज टू बी पेड एवरी मंथ इन द रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। मतलब आपके पास यहाँ पर ये बता दिया कि 2,40,000 हर महीने फिक्स पे करना ही करना है एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स 1,20,000 पेएबल इन द सितंबर। ठीक है, और इनकम ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन सितंबर। ओके, मतलब आपको यहाँ पर 10% के हिसाब से इसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होगा और उसके ऊपर टैक्स भी है कुछ। और कैश बैलेंस जो है वो एक साथ का आपके पास है अवेलेबल 60,000। ओके, आपको 3 मंथ का कैश बजट बनाना जो कि एंडिंग होना चाहिए 30/9/2021। देखो तो यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन रीड आउट हो गया। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये बात क्वेश्चन के अंदर बहुत इजी है कि आपके पास जो डायरेक्ट लिख सकते हो पहले उसको लिख दो। देखो एक तो आपके पास कैश बैलेंस है, ठीक है, कितना 60,000। तो मैं यहाँ पर जो कैश बजट बनाया उसमें लिख देता हूँ ओपनिंग कैश बैलेंस। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओपनिंग कैश बैलेंस कितना 60,000। ओके, चल यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस कितना, तो 60,000 का बैलेंस लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो ये तो एक काम हो गया। और देखो जो डायरेक्ट लिख सकते हो उसको खत्म करो। यहाँ पर बोला देखो 2,40,000 एवरी मंथ हम पे करते हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो फिक्स हर महीने, तो वो लिख देना। वो तो पेमेंट करने वाला, और पेमेंट करने वाला तो यहाँ पर लिख देंगे, तो लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हर महीने 2,40,000 का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे करेंगे। ओके, तो ये भी डन हो गया। मतलब जितना डायरेक्ट कर सकते हो उतना तो कर लो। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गया। फिर आपको ये बोला कि इनकम टैक्स हम पे करने वाले 1,20,000, वो भी सितंबर
2021 में, तो सितंबर 2021 में मतलब ये आपका सितंबर महीना हो गया, उसमें हम इनकम टैक्स पे करने वाले, तो यहाँ पर लिख देंगे इनकम टैक्स कितना, तो बोले 1,20,000 का इनकम टैक्स पे कर दो। चलो बात खत्म करो सितंबर के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास ये बोला गया कि इनकम होने वाली, देखो इनकम होने वाली तो ध्यान रखना रिसीव्ड में रखना है, ठीक है, और वो भी सितंबर में ही हो रही है, और वो भी 10% हो रही है 1,20,000 पे, और उसके ऊपर टैक्स जो है ना वो 33 और 1/3% है। मतलब देखो एक डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर कि इंटरेस्ट कितना होने वाला है, इंटरेस्ट आपको कितना मिलने वाला है, तो देखो 1,20,000 के ऊपर आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 12,000 का इंटरेस्ट। अब उसके ऊपर आपको टैक्स कट के मिलेगा पैसा, मतलब जिसको हम TDS बोलते हैं, वो टैक्स कितना है, तो बोला 33 और 1/3%। तो अगर इसका 1/3 करोगे, देखो 33 और 1/3 करने से बेटर है सीधा सीधा 1/3 कर लो, एक ही बात होती है। मतलब 12,000 का इंटू 1/3 कर दो, तो मतलब आपको मिल जाएगा 4,000, या तो आप परसेंटेज करो, एक ही बात है, आपका आंसर तो 4,000 ही आएगा। इन शॉर्ट आपके हाथ में टोटल 8,000 रुपीज रिसीव्ड होने वाला है। ठीक है, मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं 8,000, यहां पर मैं लिख देता हूं 8,000 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, आफ्टर टैक्स। ठीक है, ध्यान रखना आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स माइनस कर दो, क्योंकि टैक्स तो हमें भरना ही होता है, तो टैक्स तो वैसे कट के ही आया है। तो देखो लास्ट के 3 पॉइंट तो मतलब देखो 4 पॉइंट तो वैसे डायरेक्ट लिखने थे, इजी भी थे। ठीक है, अब मेन आते हैं अपनी कैलकुलेशन पर। ठीक है, यहां पर अब कैलकुलेशन में से हमारे पास यहां पर सेल्स है पूरा ये, ठीक है, पूरा अपना जो सेल्स है उसमें से क्रेडिट सेल्स है 75% और कैश सेल्स है 25%। ठीक है, मतलब क्रेडिट और कैश दोनों आपके पास अवेलेबल है। तो आप एक काम करो, कैलकुलेशन करो। देखो मैंने यहां पर जितने भी सेल्स थे ना वो लिख दिया। देखो आपको ये क्वेश्चन के अंदर जितना भी सेल्स दिया है वो मैंने यहां पर आपको दे दिया। ओके, कंप्लीट। अब यहां पर स्टार्ट करना है, माइनस करना है कैश सेल्स। आपको पता है 25% जो सेल्स होता है वो कैश में हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, तो मैं करूंगा 8 लाख का 25%, मतलब कि 2 लाख हो गया। फिर 10 लाख का 25% करता हूं तो 2,50,000 आ जाएगा। 12 लाख का 25% करता हूं तो 3 लाख आएगा। 14 लाख का 25% करता हूं तो 3,50,000 आता है। 16 लाख का 25% मतलब कि 4 लाख आ जाएगा। 18 लाख का 25% मतलब कि 4,50,000 आ जाएगा। और 20 लाख का 25% मतलब कि 5 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब को अगर मैं माइनस करता हूं, ठीक है, तो मुझे जो मिलेगा वो क्रेडिट सेल्स मिलेगा, और वो भी 75% इनमें से माइनस करने के बाद। ठीक है, इसको लेस कर दो, जो रह गया वो क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन के अंदर आधी कैलकुलेशन तो देखो ऐसे ही हो गई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको ये सब कुछ करवाया हुआ है डिटेल लेक्चर के अंदर। ठीक है, और अगर आप फ्रेशर्स हो, ठीक है, और डिटेल लेक्चर चाहते हो तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, उधर पूरी BSA के सॉल्यूशन और पूरा कोर्स अवेलेबल है।
चलो तो ये आपका हो गया कंप्लीट। अब इधर से पेमेंट करना है, मतलब ये जो होते हैं क्रेडिटर्स, मतलब क्रेडिट सेल्स जो होते हैं उसको हम डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। और जिसके पास से हम परचेस करेंगे वो क्रेडिटर्स, उनको बाद में देख लेते हैं। पहले काम करेंगे, इसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। इनसे पेमेंट लेते हैं, सॉरी पेमेंट करना नहीं है, इनको पेमेंट लेना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कलेक्शन, ओके, फ्रॉम डेटर्स। अब देखो कलेक्शन करना है कैसे, ठीक है। तो ध्यान से, आपके पास क्वेश्चन के अंदर इसका जो कलेक्शन का यहाँ पर दे रखा है, देखो कलेक्शन कितने मंथ में होने वाला, तो क्रेडिट सेल्स 1.5 मंथ बोला है, 1.5। और ये 1.5 का मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से करना है। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, 1.5 को कैसे करना है। देखो 1.5 में आपको जैसे यहाँ पर अप्रैल है, ठीक है, तो अप्रैल में 6 लाख का जो अमाउंट है, अगर उसका हाफ करना है, पहले 1.5 है लेकिन हाफ करो, ठीक है। तो यहां पर पहले हाफ करो, और आपको ये हाफ वैल्यू कहां लिखनी है, देखो ध्यान से समझना। आपने 6 लाख का हाफ किया तो 1.5 मंथ के बाद पेमेंट करने वाला, मतलब 1.5 है, तो आपने ये वाला हाफ तो कर दिया, ठीक है। तो ये 1 मंथ रह जाता है, तो आपको यहाँ पर मतलब क्या हो जाता है, 1 महीना छोड़ दो, ठीक है, और उसके अगले वाले मंथ से, ठीक है, उसके अगले वाले मंथ से इसका 3 लाख अमाउंट यहाँ पर और 3 लाख अमाउंट यहाँ पर लिखना स्टार्ट करो। इससे क्या हो जाएगा, आपका 1.5 का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। कि 1.5 का मतलब क्या हो जाता है कि 1 महीना और उसके आधा महीना दूसरा, उसको छोड़ के आप आधा आधा पेमेंट करोगे। मतलब 1.5 का मतलब ये हो जाता है कि ये जो 6 लाख है उसका आधा पैसा आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा और आधा पैसा उसके आने वाले नेक्स्ट मंथ में मिलता है। ये 1.5 का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर मई में 7,50,000 के अंदर 1.5 करो, तो वापस यहाँ पर डैश करके 750 का हाफ करो तो 375, तो ये 375 यहाँ पर आ गया और 375 उसके नेक्स्ट में चला गया, ठीक है। मैंने आपको ये सब डिटेल लेक्चर में सिखाया है, तो अब डिटेल में मैंने आपको सब कुछ सिखाया है। 1.5 सिखाया, 1.4 सिखाया, 1.1/4 भी सिखाया है, ठीक है। 8 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ, ठीक है, और 10 वीक भी आता है, 8 वीक भी आता है, 6 वीक भी आता है, सब कुछ हमने वहां पर पढ़ा है। चलो तो ये आप यहाँ पर से डैश कर दो, ये 4,50,000 यहाँ पर और ये 4,50,000 यहाँ पर, जून और उसके बाद जुलाई, तो जुलाई में 10,50,000 उसका हाफ करो, ठीक है, 10/15 का हाफ, मतलब कि आपका जो आंसर है वो 525, तो 525 यहाँ पर आ गया और 525 यहाँ पर, ओके। याद रखना, आप ज़्यादा कैलकुलेशन में मत उतरो, आपको जितने मंथ का चाहिए उतना मंथ का निकालो। जैसे आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ का आपको पूरा डेटा चाहिए, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ का निकाल लो, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ का हम निकाल लेंगे, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त की बात करें तो यहाँ पर अगस्त में कितने महीने का था, 12 लाख, तो 12 लाख का अगर हाफ करते हैं और उसको 12 लाख को छोड़ के यहाँ पर 6 लाख और उसके नेक्स्ट मंथ में 6 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब बस इससे आगे की कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, बस सिर्फ हमको जुलाई का चाहिए। अब जुलाई में आ गया अपना आंसर, ठीक है,
और अगस्त का चाहिए, अगस्त का आंसर आ गया, और फिर सितंबर का चाहिए, सितंबर का आंसर भी आ गया। ठीक है, तो सिर्फ टोटल कर लो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा 8,25,000। ठीक है, 450 प्लस 525 मतलब कि 975,000। 525 प्लस 6 लैक्स मतलब कि 11,25,000। ओके, अब ये जो आपने यहाँ पर कलेक्शन किया, ठीक है, इसको बोलेंगे कलेक्शन। किसके पास से कलेक्शन किया? तो कलेक्शन कर दिया फ्रॉम डेटर्स, मतलब ये पैसा हमने कलेक्ट किया डेटर्स के पास से। ओके, अब ये जो पैसा आपने कलेक्शन किया डेटर्स के पास से, उसको हम लिख देंगे अपने कैश बजट में। ओके, और ये रिसीव्ड किया है तो यहाँ पर लिख देंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और यहाँ पर 825, फिर उसके बाद 975, और फिर उसके बाद 11,25,000। ओके, और एक यहाँ पर ये भी लिख दो कैश सेल्स, जो हमने कैश में बेचा था। तो कैश में क्या बेचा था? कैश में बेचा था, ये रहा, देखो यहाँ पर कैश में बेचा था जुलाई अगस्त सितंबर में कैश में कितना बेचा है? 350, 4 लैक्स और 450। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 350, 4 लैक्स और 450। ओके, तो देखो इस तरीके से आपको पहले तो जो काम था वो करना था पेपर के अंदर। ठीक है, जितना आपको पहले समझ में आता है उतना कंप्लीट कर लो, बाकी का काम अपने आप हो ही जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब जो पेमेंट साइड आते हैं वहां पर एक तो देखो हो सकता है कैश परचेस आपने किया होगा। ओके, एक तो हो सकता है आपने क्रेडिट परचेस किया हो। ओके, और एक दूसरा था जिसमें हमने वेजिस पे करना था, और एक था फैक्ट्री ओवरहेड का जो एक्सपेंस था। अब इन सब के लिए हमें करना पड़ेगा नोट। ठीक है, नोट डाउन करना पड़ेगा। देखो आपके पास सबसे पहले मटेरियल कितना है, देखो मटेरियल कितना है, यहां से मैं उठाने स्टार्ट करता हूं, ये पूरा मेरा मटेरियल का जो पार्ट है वो। ठीक है, कितना मटेरियल है? तो देखो 240 है, फिर आप देखो 60,000 मतलब 3 लैक्स, फिर उसमें 360, फिर उसमें 420, 480, 540 और 6 लैक्स। तो ये जितना भी मटेरियल है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, देखो चलो आते हैं यहाँ पर पहले मटेरियल। देखो मटेरियल पहले साल से अगर स्टार्ट करते हैं ना तो 240 मटेरियल था अप्रैल में, उसके बाद अपना मई में 3 लैक्स आया, उसके बाद 360 आया, ठीक है, उसके बाद 420 आया, उसके बाद 480 आया, उसके बाद 540 आया, और उसके बाद 6 लाख का मटेरियल आया। लेकिन देखो आप अगर सेकेंड एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़े हो, ठीक है, देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सेकेंड एडजस्टमेंट, यहाँ पर सेकेंड टॉपिक को एक बार फिर से रीडिंग कर लेते हैं। देखो सेकेंड टॉपिक में क्या लिखा है, द कंपनी परचेस अ मटेरियल 1 मंथ बिफोर द रिक्वायरमेंट। ओके, बिफोर इट्स रिक्वायरमेंट मतलब कंपनी ने उसका जो मटेरियल परचेस किया वो 1 महीने पहले परचेस किया था। ठीक है, तभी जाके उसने नेक्स्ट मंथ में बेच पाए। अब सप्लायर आर पेड आइदर ऑन प्रॉम्प्ट, ओके, और 30 डेज क्रेडिट बेसिस। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका मतलब क्या होता है। प्रॉम्प्ट का मतलब हो जाता है एक तरीके से कि तुरंत पेमेंट कर देना। मतलब देखो ये जो प्रॉम्प्ट होता है ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये अपना कैश परचेस हो गया। ओके, क्योंकि प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत पेमेंट कर देना। ठीक है, मतलब हमने
खरीदा और क्रेडिटर्स ने तुरंत ही पेमेंट मांग लिया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि 30 डेज क्रेडिट बेसिस, 30 डे क्रेडिट बेसिस का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, 30 डे क्रेडिट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि आप 30 दिन के बाद उसको पेमेंट करोगे, ठीक है। ऐसे भी कुछ आपके क्रेडिटर्स है जो आपको बोल रहे कि आप अभी मतलब गुड्स ले जाओ, आप 30 डेज के बाद पेमेंट दे देना। अब यहाँ पर देखो क्या बोला, एस्टिमेटेड दैट 20% ऑफ सप्लायर आर इन अ प्रॉम्प्ट कैटेगरी। मतलब ये हो गया कि 20% लोग ऐसे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 20% लोग ऐसे हैं जो कैश तुरंत ही मांग लेते हैं, मतलब ये एक तरीके से कैश परचेस हो गया, ठीक है। कैश परचेस कितना परसेंट हो गया, 20%। तो बाकी का क्रेडिट परचेस कितना हो गया, 80% हो गया, है ना। 20% ये तो क्रेडिट परचेस 80%। अब देखो यहां पर पूरा आ जाते हैं, ठीक है। पहले तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको यहां पर ये बोला गया कि पहले तो हम जो परचेस करते हैं ना मटेरियल को, वो 1 मंथ एडवांस करते हैं, है ना। 1 मंथ एडवांस परचेस करते हैं। मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड, ये 1 मंथ मैं नीचे लिख देता हूं ताकि मुझे थोड़ा जगह मिले। 1 मंथ एडवांस मतलब देखो ये वाला जो परचेस है वो इसके अगले वाले महीने में परचेस किया होगा, है ना। ये वाला परचेस हमने इसके अगले वाले महीने में परचेस किया होगा, ये वाला परचेस इसके अगले महीने में परचेस किया होगा, ये वाला परचेस इसके भी अगले महीने में, और ये वाला इसके भी अगले महीने में, और ये वाला इसके भी अगले महीने में। अब इसका तो है नहीं अपने पास डेटा, चलेगा। और इनमें से 10% ऐसा है जो कि हमारा कैश परचेस है, वो लेस कर देंगे। तो 10% मतलब 30,000, यहाँ पर 36,000, सॉरी 10 है या 20 है, 20 है, सॉरी 20% कैश में, 20% कैश में है तो 60,000, ओके, और 72,000, ओके, 48 नहीं, कितना आने वाला है, 420 का 20% करो तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर 420 का 20% 84,000, फिर आपने यहाँ पर 20% करना है 96,000, यहाँ पर 20% करोगे तो 108,000, और 6 लाख का 20% करोगे तो 1,20,000 आ गया। अब इन सबको अगर आप लेस कर देते हो तो आपको मिल जाएगा अपना क्रेडिट परचेस, ओके। अब जो क्रेडिट परचेस है उसको अगर आप देखना चाहो तो माइनस करके देख सकते हो, यहाँ पर कितना आएगा, 288 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 336, ओके, यहाँ पर 384, ओके, पहला अपना रह गया वो 240 ही आ जाएगा, फिर 540 मतलब 432, ओके, और 6 लाख का बात करें तो 480, ओके डन। अब यहाँ पर इसको पेमेंट भी तो करना है ना, परचेस किया है तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो उनको पेमेंट कैसे कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन के अंदर छाप के दिया उन्होंने, 30 डेज क्रेडिट बेसिस पे, कितने, 30 डेज क्रेडिट बेसिस पे। आपको यहाँ पर क्या बोला है, 30 डेज क्रेडिट बेसिस पे है, मतलब 30 दिन मतलब कि 1 महीना ही हो गया, है ना। 30 दिन मतलब 1 महीना ही हो गया, तो 1 महीने के बाद पेमेंट होता है, ठीक है, 1 महीने के बाद पेमेंट होता है, ऐसा समझो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो आपका क्रेडिट परचेस है ना, उसका जो पेमेंट है
ओके, वो 30 डेज में करना है। 30 डेज का मतलब ये हो जाएगा कि ये अमाउंट नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे, 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 और ये अमाउंट नेक्स्ट मंथ में पे करेंगे। ठीक है, और हमको जो चाहिए कि सर जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, आपने तो जुलाई, अगस्त, सितंबर से ही मतलब है, तो बस वही लिख दो। हाँ, चलो, तो जुलाई में आपके पास था 336, फिर 384 और फिर 432। और परचेस में कैश के अंदर बात करें तो देखो, कैश परचेस यहां पर आपको मिल गया, आपने कैश परचेस यहां पर से निकाल लिया, ये रहा आपका कैश परचेस ही था। ठीक है, और ये आपने जो क्रेडिट परचेस का पैसा वसूल किया वो तो 96,000, 1,08,000 और 1,20,000 वो आप लिख सकते हो कैश में। चलो, तो यहां पर लिख देते हैं, पहले में 96,000, ठीक, उसके बाद 188,000, उसके बाद 1,20,000। अब वेजिस की बात करते हैं, और वेजिस में तो हमने देखा ही था कि 1/4 मंथ था ना, यहां पर हमने पढ़ा था, ये रहा वेजिस 1/4 था वेजिस में। अब ये जो वेजिस 1/4 है उसकी बात करते हैं यहां से। देखो, वेजिस मतलब लेबर, लेबर आपके पास पूरा अवेलेबल है, 1,60,000, ठीक है, फिर 2 लाख, 240, 280, 320, 360 और 4 लाख। ठीक है, अब ये पूरा जो वेजिस है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। चलो, यहां पर आ जाओ। हमारे पास जो वेजिस था पहले से 160 से स्टार्ट हुआ था, है ना, 160 से हमारा वेजिस स्टार्ट हुआ था। फिर दूसरे साल मतलब दूसरे महीने में 2 लाख था वो, फिर उसके बाद 240 था, फिर उसके बाद 280, फिर उसके बाद 320 था, ओके, उसके बाद आपका 360 था, और उसके बाद आपका 4 लाख था। लेकिन आपको पता है वेजिस में हम पेमेंट कैसे करने वाले, 1/4। अब देखो, यहां पर आप थोड़ा सा ये टाइम बचाने की कोशिश करना है, क्योंकि देखो आप अगर बेकार की कैलकुलेशन करते जाओगे तो होगा क्या, आपका टाइम वेस्ट होगा, पीछे क्वेश्चनों में टाइम कम पड़ेगा। यहां पर ये देखो कि आप कौन से महीने का आपको ढूंढने के लिए बोला गया है, तो क्वेश्चन के अंदर फोकस आपका पूरा जुलाई, अगस्त और सितंबर पे ही रहना चाहिए, क्योंकि हम जो कैश बजट बनाने वाले वो जुलाई, अगस्त, सितंबर का ही बनाने वाले। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात करें तो मैं अगर आपको बताऊं तो जून से स्टार्ट करोगे ना तो बेटर रहेगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूं, क्योंकि देखो जून से स्टार्ट करोगे तो जून में कितना वेजिस है, 240। अब 240 का मतलब क्या हो जाता है, उसका 1/4 करोगे ना, मतलब 240 का 1/4 करोगे तो वो 1/4 वाला अमाउंट जो है वो नेक्स्ट मंथ में चला जाता है, मतलब उसके नेक्स्ट मंथ में। तो बाकी जो रह जाता है, मतलब 240 में से नेक्स्ट मंथ में चला गया 60,000, तो जो बाकी रह जाता है, ठीक है, वो 180 वो करंट मंथ में ही आता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, 1/4 नेक्स्ट मंथ में चला जाता है, और बाकी का जो 3/4 रहता है वो करंट मंथ में रह जाता है। अब मैंने क्यों यहाँ से करवाया, उसके लिए आपको देखो थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप पहले दूसरे क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने जून से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि देखो जून से स्टार्ट इसीलिए किया क्योंकि हमें जुलाई से ही पेमेंट की ज़रूरत है। पूरा अप्रैल में से कुछ
कैलकुलेशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जून के बाद अगर आप जुलाई का पेमेंट देखोगे तो जुलाई का जो अमाउंट है वो कितना है 280। तो 280 की अगर आप 1/4 करते हो, ठीक है, 280 का 1/4 तो क्या आ रहा है 70,000, और ये 70,000 अब नेक्स्ट में तो बच गया 2,10,000, वो आपका करंट में। फिर ये जो अमाउंट है 320 वो अगस्त का है, और उसका 1/4 करोगे मतलब 320 का 1/4 मतलब 80,000 यहाँ पर आ गया नेक्स्ट में, तो बाकी बच गया 2/4 इस वाले मंथ में आ जाएगा। ओके, अब अपने को सितंबर मंथ का भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 360 है, तो सितंबर मंथ में 360 का 1/4, तो 360 का 1/4 करोगे तो वो 90,000 उसके नेक्स्ट मंथ में लेके चला जाएगा, और बाकी बच गया वो 270 यहाँ पर। ठीक है, डन। अब क्वेश्चन के अंदर आपको जो चाहिए उसका टोटल कर लो। देखो आपको जो चाहिए था वो ये वाला मंथ था, ठीक है, बस इसका टोटल कर लो 270। ओके, फिर इसका टोटल करोगे तो 310, और फिर इसका टोटल करोगे तो 350। ओके, तो 270, 310 और 350। चलो, तो वेजिस में 270, 3,10,000 और 3,50,000, डन, कंप्लीट। अब बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपको बोला गया 1/2, ठीक है, 1/2 बोला है क्वेश्चन में, और 1/2 बोला है, तो यहाँ पर से देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितना 1,20,000, 1,50,000, 1,80,000, 1,10,000, ये पूरा जो फैक्ट्री एक्सपेंस है उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंस की कैलकुलेशन करेंगे। चलो देखो, फैक्ट्री ओवरहेड या तो फैक्ट्री एक्सपेंस, पहले में 1,20 था, दूसरे में 1,50 आएगा, फिर 1,80 था, ठीक है, फिर 2,10 है, 2,40, 270 और 3 lakhs। ओके, और यहाँ पर इसका जब पेमेंट करने वाले हैं तो वो जो पेमेंट है वो 1/2 मंथ है। तो देखो यहाँ पर भी आपको जो ज़रूरत है उधर से स्टार्ट करो, जैसे ऊपर कैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे हमें जो स्टार्ट करना है वो जून से ही स्टार्ट करना है। तो जून महीने में हमारे पास 1,80,000 की अमाउंट है, जुलाई महीने की बात करें तो 2,10,000 की अमाउंट है, अगस्त मंथ की बात करें तो 2,40,000 अमाउंट है, और सितंबर मंथ की बात करें तो अपने पास 2,70,000 अमाउंट है। इन सब का आपको हाफ ही करना है, कुछ और तो करना है नहीं। और हाफ वाले में यहाँ पर सिर्फ हाफ है, 1.5 नहीं है। हमने इसी क्वेश्चन के अंदर 1.5 वाला भी कर लिया, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाफ है। मतलब देखो ये 80,000, ये जो 80,000 है उस 80,000 का जो अमाउंट है उसका हाफ वैल्यू नेक्स्ट मंथ में पे करो और बाकी का करंट मंथ में। ये 2,10,000 है तो 2,10,000 का हाफ वैल्यू मतलब कि 1,05,000 यहाँ पर पे करो और बाकी का 1,05,000 यहाँ पर। 240, तो 240 का अगर हाफ करते हो तो 1,20,000 वो यहाँ पर पे करो और उसका 120 यहाँ पर।
ओके, और 270 है तो 270 का हाफ मतलब 135, 1,35,000 यहाँ पर पे कर दो और 1,35,000 यहाँ पर पे कर दो। जितना ज़रूरत था उतने का टोटल कर लो, ठीक है, बाकी को जाने दो। ओके, तो 1,05,000 प्लस 90,000 मतलब 1,95,000। ओके, 1,05,000 और 120 तो मतलब 225, और यहाँ पर 120 प्लस 135 तो आंसर आएगा 255। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया। ओके, कंप्लीट, देख लो, कंप्लीट। अब आपका जो 195 और जो भी अमाउंट आई वो यहाँ पर लिख दो अपने कैश बजट में। देखो यहाँ पर लिख देंगे 195, 225, ओके, और 255 हो गया। अब क्वेश्चन डन हो गया, यहाँ पर टोटल करो, ठीक है, और आंसर निकालो। देखो 60,825 प्लस 350 मतलब आपका आंसर है 12,35,000। ओके, और फिर फाइनली 240, 96,000, 336,000, 270 और 95,000, सॉरी 195 है यहाँ पर, 195,000 आएगा, 195, 11,37,000। ओके, तो हमें यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। कैसे? तो ये अपना ए हो गया, ये अपना बी पार्ट हो गया। ए में से बी पार्ट अगर लेस कर दो तो आंसर हो जाएगा अपना क्लोजिंग कैश बैलेंस का 98,000। उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर लो 98,000 और फिर 98,000 में 975 और 4 lakhs को ऐड करो 14,73,000। ओके, और यहाँ पर पेमेंट साइड का टोटल करो, तो आंसर है 13,47,000 और माइनस करो ए में से बी तो 1,26,000। 126,000 आप ऊपर रखो और 126 में ऐड करते जाओ 17,09,000 और 17,09,000 के अंदर जितना भी पेमेंट किया ना उस पेमेंट को टोटल कर लो पहले। तो क्या आ रहा है 15,17,000। ओके, और लेस कर दो तो 1,92,000। ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर डन हो गया। तो ये था आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट लेक्चर में।